Very good morning, my dear students of 11th standard. नेक्स्ट चैप्टर लेके फिर से आपके सामने आया हूँ. रीड वन है हमारा और चैप्टर नंबर है रीड वन और चैप्टर का नाम है ऑटोफैब टेक्नोलॉजी. ऑटोफैब टेक्नोलॉजी किस दो वर्ड से मिलके बना है? ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन, इसे हम इंग्लिश में पोर्टमैन टू वर्ड भी बोलते हैं. पोर्टमैन टू वर्ड मीन्स दो मीनिंगफुल वर्ड्स को अगर आप मिक्स करोगे तो वो एक पोर्टमैन टू वर्ड बना देता है जिसका मीनिंग आपको, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा जैसे मल्टीप्लेक्स. मल्टीप्लेक्स का मतलब क्या है? जहाँ पे मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस हैं, बहुत सारी शॉप्स एक साथ जहाँ पे होते हो उसको शॉर्ट फॉर्म उसको ऐड करके मल्टीप्लेक्स बनाया है. आप एजुकेशन ले रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप एंटरटेन भी हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? एजुटेनमेंट. एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन, तो ये पोर्टमैन टू वर्ड्स हैं. तो उसमें से एक पोर्टमैन टू वर्ड, मैंने पोर्टमैन टू पे बहुत काम किया है. तो पोर्टमैन टू बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं. PORTMANTEAU और आप अमेज हो जाएंगे. बहुत सारे वर्ड आपको कभी सुने नहीं होंगे, ऐसे सुंदर वर्ड आपको देखने को मिलेंगे. आपकी वोकेबलरी स्किल्स में बहुत फ़ायदा होगा. जैसे ड्राई आइस, उसको आप इकट्ठा करो तो ड्राइस, उसके लिए वर्ड है ड्राइस, DRICE. तो ये ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको मज़ेदार और बहुत ही अच्छे लगते हैं और आप लॉन्ग टर्म्स को शॉर्ट के अंदर ऐड कर सकते हो. तो ये आज का हमारा जो चैप्टर है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. ऑटोफैब टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी तो आपको वैसे ही तकनीकी ज्ञान, तकनीक क्या होती है, टेक्निक और टेक्नोलॉजी तो वैसे भी और बढ़ती जा रही है. ऐसा मानते हैं कि पिछले 100 सालों में हमने ह्यूमन सिविलाइजेशन ने जितनी तरक्की की है उतनी पिछले 1000 सालों में भी नहीं की है टेक्नोलॉजी के रिलेशन में. तो ये चैप्टर उसको ही थोड़ा प्रमोट करते हुए ये बता रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, कितने ज़्यादा और आगे आने वाली टेक्नोलॉजी में किस प्रकार का यूसेज हम ले सकते हैं, कितने और ज़्यादा आत्मनिर्भर हो सकते हैं, कितने ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास हैं. 3D व्यू, आप अमेज़ॉन पे कई बार आप कोई एप्लीकेशन वगैरह देखते हैं तो अभी आप देखते हैं ना ऑनलाइन जब खरीदी करते हैं तो उसका 3D व्यू आता है. आप उसको घुमा के देखेंगे तो वो 3D ऊपर पीछे आगे पीछे सब, वो शर्ट आपको सब 360 डिग्री में दिखाता है. वो आप फ़ोन खरीदते हैं तो फ़ोन आप हाथ में नहीं आता तो भी आप उसको 360 डिग्री के अंदर देख सकते हो. तो ये सारी टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं. 3D व्यू आते हैं, VR आता है, वर्चुअल रियलिटी. आप वो वर्चुअल रियलिटी का बॉक्स अपनी आँखों पे पहन के, ऑक्यूलस रिफ्ट करके एक गेमिंग ऑप्शन बहुत सालों पहले आ गया था, ऑक्यूलस रिफ्ट. और अभी तो बहुत सारे VR बॉक्सेस आ गए हैं. VR मतलब वर्चुअल रियलिटी, वो 3D में आप उसके अंदर इमर्सिव, हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं इमर्सिव टेक्नोलॉजी. आप उसके अंदर खो जाते हो, आपको रियलिटी और झूठ उसके बीच का फ़र्क ही पता नहीं चलता, वो इतना रियल हो जाता है. आने वाला फ्यूचर भी ऐसा होगा, क्या पता कि Xbox 360 मेरे पास था तो मैं खेलता था. मुझे याद है कि उसमें गेम आता है एवेटार करके. एवेटार गेम में क्या होता है कि मैं जहाँ बैठा हूँ मैं यहीं बैठा रहूँगा, आप अपने रूम पे बैठे हो, तो हम 4 दोस्त मिलके एक जगह बैठ के उस स्क्रीन पे हम लोग 4 एक जैसे, हमारा अवतार, इंग्लिश में हम उसको एवेटार बोलते हैं, तो हमारा जो अवतार है वो वहाँ पे दिखाई देगा. मतलब मेरे जैसा ही एक आदमी वहाँ बैठा, तो मैं जो बोलूँगा यहाँ पे तो वो वहाँ पे सुनाई देगा. तो वो हम 4 लोग घर पे बैठे हुए वर्चुअल मीटिंग भी कर सकते हैं. तो क्या पता ऐसा फ्यूचर आ जाए और श्योर आप को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े और ऑनलाइन क्लास ही आपका हो जाए. तो दैट वुड बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो ऑटोफैब टेक्नोलॉजी का मैं थोड़ा भूमिका बांध रहा था आपके सामने कि ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है और कैसे उसको हमें समझने की ज़रूरत है और कितनी यूज़फुल है हमारे नेचर के लिए. वो थोड़ा उसके बारे में प्री टास्क को थोड़ा पढ़ेंगे तो आइडिया हमको आ जाएगा. प्री टास्क कह रहा है कि सी द इमेज बिलो. एक इमेज हमको दिखाई गई है. रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़. 3 रीयूज़ किए हैं, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़. किसी चीज़ को हमें, एक चीज़ को हमें कम करना है, एक चीज़ को हमको रिसाइकल फिर से उसे यूज़ में लेना है, और तीसरी चीज़ को हमको फिर, और रिसाइकल का मतलब क्या है? वो चीज़ जो नष्ट हो चुकी है उसको किसी और यूज़ में लेना है, और रीयूज़ मतलब उस चीज़ को फिर से यूज़ में लेना है. तो रिड्यूस, रिसाइकल किस किस को हम करेंगे? देखो, रिड्यूस करेंगे लेस यूज़ ऑफ वुडन फर्नीचर. जैसे एक एग्जांपल दे दिया मैंने, तो आपको आगे ये लिस्ट पूरी सेट करनी है. 1 2 3 पॉइंट आपको सेट करने प्री टास्क के, तो आपको समझ में आ जाएगा किस चीज़ को कम करना है, किस चीज़ को ज़्यादा करना है. हम जैसे लकड़ी का जो फर्नीचर है, लेस यूज़ ऑफ वुडन फर्नीचर, बट ऑब्वियस अगर हम नहीं करेंगे वुडन फर्नीचर यूज़ तो लकड़ी कम कटेगी और जो फ्यूल इमिशंस हैं वो सारे कम होंगे. तो हमारा एनवायरनमेंट सेफ़ रहेगा, नेचर भी सेफ़ रहेगा. रीयूज़ किसे करेंगे?
यूज्ड बॉटल, पानी की जो बॉटल है प्लास्टिक की जिसे आप यूज एंड थ्रो करते हैं, उसे यूज़ कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो किस प्रकार से यूज़ करेंगे, बहुत सारे मल्टीपल यूज अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो DIY करके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। DIY का मतलब क्या, डू इट योर सेल्फ, DIY। तो आप सीखेंगे और आपको पता भी चलेगा कि कैसे होता है। अगला है रिसाइकल। रिसाइकल मीन्स रिसाइकल यूज पेपर एंड मेक ग्रीटिंग कार्ड्स। यूज़ पेपर है जो पहले से यूज़ हो गया उसको आप रिसाइकल करके, ये भी यूज़फुल आप नेट पे देख सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। DIY, डू इट योर सेल्फ में आप इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों का बहुत सुंदर चीज़ें बना देते हैं। तो ये रिसाइकलिंग इज़ अ प्रोसेस, हमें उसको यूज़ करना किस प्रकार से। तो ये सारे इसके पॉइंट्स आप थोड़ा दिमाग में लिखें नहीं और इसको प्री टास्क को थोड़ा करें भी सोच विचार के, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, आपको मज़ा भी आएगा ये करने में। अब मैं चैप्टर की तरफ बढ़ता हूँ। चैप्टर है ऑटोफैब टेक्नोलॉजी। शुरुआत होती है, इमेजिन योरसेल्फ इन अ कार शोरूम। खुद को आप सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए, ऐसा एक सपोज कीजिए कि मैं एक कार के शोरूम में खड़ा हूँ। आप कार के शोरूम में खड़े हैं, मान लो ऑडी का शोरूम है, आपकी जो भी फेवरेट कार है, ऑडी है, BMW है, जो भी है, बोवेरियन मोटर वर्क, BMW का फुल फॉर्म है, बहुत लोगों को नहीं पता है। बोवेरियन मोटर वर्क, वेयर के, WERK, हम लोग क्या BMW बोलते रहते हैं, पर हमको थोड़ा पता होना चाहिए ये सब चीज़ों का, जर्मन टेक्नोलॉजी। तो वो इमेजिन योरसेल्फ इन अ कार, आपकी जो भी फेवरेट कार है, पोर्श जो भी आपकी अगर फेवरेट कार है, बुगाटी फेवरेट है, तो फेरारी आपकी फेवरेट है, फोर्ड आपकी फेवरेट है, तो आप उसके अंदर उसके शोरूम में खड़े हैं, ऐसा इमेजिन कर लो। यू आर नॉट हैप्पी विद एनी मॉडल ऑफ द कार्स इन द शोरूम। अब आप ऐसे हैं आपके पास, पर यू आर नॉट हैप्पी, मान लो कि आप खुश नहीं हो कि आपने जो भी मॉडल वहाँ पे अवेलेबल है, उस कार के शोरूम की एक लिमिटेड स्पेस होती है, भले कितने भी स्क्वायर फीट का एरिया हो, पर आप देखेंगे कम से कम 4-5 कार ही डिस्प्ले पे होती है, मैक्सिमम 4-5, अदरवाइज तो 2 ही सुपर्ब होती है। तो वो जो कंपनी के सबसे टॉप मॉडल्स होते हैं वहीं वो उसी समय वहाँ पे रहते हैं, और आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस मॉडल से, आप बोलते नहीं मुझे मज़ा नहीं आया इस शोरूम के अंदर जो मॉडल हैं कार का। नाउ यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर, तो आप अपना कंप्यूटर निकालते हैं, अपना टैबलेट निकालते हैं, अपना iPad निकालते हैं, अपना फ़ोन निकालते हैं, और कंप्यूटर निकालते हैं, एंड क्रिएट योर ड्रीम कार ऑन द स्क्रीन, और खुद मैनिपुलेट करके उसको सेट करके अपने कुछ स्क्रीन में अपने उसमें ऑगमेंटेशन करते हैं। ऑगमेंटेशन का मतलब उसमें कोई चीज़ को बढ़ाना या फिर किसी चीज़ को आप कम करते हैं। तो आपको उसका जो बूट स्पेस है, यानी कि कार की जो डिक्की है, वो कितनी बड़ी रखनी है या रखनी ही नहीं है, आपका जो सनरूफ है वो रखना है कि नहीं रखना है, उसको कैसे आप यूसेज में लाएंगे, आपके मिरर्स कितने स्लैंट पे होने चाहिए, आपका जो कार का फ्रंट है वो किस प्रकार का, अंदर का जो केसिंग है वो वुडन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या प्लास्टिक का केसिंग होना चाहिए, आप जो बूम बॉक्स अंदर चाहते हैं, जो म्यूज़िक सिस्टम है वो 5.1 चाहिए कि 7.1 चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप ऑगमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से कंप्यूटर के अंदर। तो और ड्रीम कार अपने स्क्रीन पे आप बनाते हैं, और एंड मैजिक, और फिर जादू हो जाता है। नेक्स्ट वीक यू गेट डिलीवरी ऑफ कार फैब्रिकेटेड एग्जैक्टली लाइक योर डिज़ाइन, और अगले ही हफ्ते आपको उसी कार की जो आपने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बनाई थी, उस कार की आपको डिलीवरी मिल जाती है जो फैब्रिकेटेड है। फैब्रिकेटेड मतलब जो बनाई गई है आपके द्वारा, आपने उसको फैब्रिकेट किया है। फैब्रिकेशन का मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ के ऊपर कुछ सुधार वगैरह करके उसको सुंदर ऑगमेंट करते हो। तो वो कार फैब्रिकेटेड एग्जैक्टली लाइक योर डिज़ाइन, आपने जो डिज़ाइन तय किया था उस डिज़ाइन के हिसाब से वो आप तक पहुंच जाती है। सच मैजिक इज पॉसिबल थ्रू अ प्रोसेस नोन एज ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन। ये जो प्रोसेस है वो किस तरीके से काम में आता है, वो जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन। ये जो हमारा जो चैप्टर है वो इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। ऑटोमेटेड मीन्स कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक फैब्रिकेशन। आप उस चीज़ को बड़ा घटा सकते हो अपनी चाहत के हिसाब से, कोई भी चीज़ अपने हिसाब से आप कर सकते हो। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि जो कि हैंडीकैप है, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक जगह होती है, तो उनको अगर वो कार भी चलाना चाहते हैं तो उनका स्टीयरिंग उस लेवल का होता है। किसी की हाइट बहुत शॉर्ट होती है तो वो अपने हिसाब से उस चीज़ को सेट करते हैं, और सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है। तो ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन, तो आप अपने हिसाब से, अपनी चाहत के हिसाब से, आपको सीट आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, जैसी है अपने परफेक्ट बैलेंस आपकी बॉडी हाइट वेट के हिसाब से आप उसे ऑटोमेटेड फैब्रिकेटेड कर सकते हो, आपकी पसंद के हिसाब से। नेक्स्ट पैराग्राफ,
ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन और ऑटो फैब, इतना लंबा बोलने की वजह इसको इन्होंने क्या कर दिया, पोर्टमैंटो कर दिया। और ऑटो फैब इज़ अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज, ये एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारी तकनीकों को मिक्स करके वो चीज़ बनाई गई है। आपने 3DX माया का नाम सुना होगा, ये एनिमेशन के लिए बहुत यूज़ होता है। VFX टूल्स के बारे में आपने सुना होगा, कई लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं तो VFX भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आपने देखे होंगे। स्नैपचैट यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम के अंदर रील्स आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, तो आपको पता होगा कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ उसके पीछे काम करती है। वो आपको एक बेसिक ऐप के पीछे भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है। तो टेक्नोलॉजीज़ दैट ऑटोमेट द प्रोसेस फॉर बिल्डिंग 3 dimensional सॉलिड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। वो क्या करता है, जब ये टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं तो 3D जनरेटर एक ऐसी चीज़ है जो 3D चीज़ है, 3 डिमेंशन मतलब हमको तीन तरफ से दिखता है। 3D व्यू आपने सुना होगा, 3D मूवी आपने देखी होगी, आप उसको टच कर सकते हो, आपको ऐसा लगता है। तो वो जो चीज़ है तो 3D व्यू, तो 3 dimensional सॉलिड ऑब्जेक्ट, उसमें से सॉलिड ऑब्जेक्ट जनरेट होते हैं। 3D ऑब्जेक्ट जनरेटर आते हैं, आपने देखा होगा, नेट पे भी अवेलेबल। ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, उसकी इंक भी आती है। तो रॉ मटेरियल ऐसे मटेरियल अगर हम लाएँ, और कोई भी बैम्बू हो सकता है, कोई भी चीज़ें हो सकती है, तो उससे अगर आप देखें तो वो चीज़ से आप वो 3D मॉडल उसका तैयार हो सकता है। दिस इंडस्ट्री यूजेज सॉलिडिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। वो इंडस्ट्री क्या करती है, ये जो इंडस्ट्री जो 3D है, जो चीज़ हम बना रहे हैं, जो भी कार हमने बनवाई है, जो भी चीज़ बनाई है, वो किससे बनाती है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, पाउडर्स एंड अदर रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल, पाउडर और पॉलीमर्स। पॉलीमर्स एक टाइप का प्लास्टिक है, तो वो उन सब चीज़ों को मिक्स करके जब वो 3D से वो बनाते हैं, अपने हिसाब से वो मशीन काम करती है, तो आपको उसका एक सॉलिडिफिकेशन, यानी कि सॉलिड अवस्था में वो आपको नज़र में दिखाई देता है। खाली वर्चुअली नहीं दिख रहा है टीवी पे, आप उसको टच भी कर सकते हो। तो दिस इंडस्ट्री यूजेज सॉलिडिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, पाउडर्स एंड अदर रॉ मटेरियल्स, अलग रॉ मटेरियल, गाइडेड बाय डिज़ाइंस ड्रॉन ऑन ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स। और वो डिज़ाइन को ऑर्डिनरी, सिंपल जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर है, उसकी डिज़ाइन को से वो गाइड होकर वो आगे काम करता है। Now, it will be possible for human beings to acquire powers to manipulate the properties of matter. अब ये बोल रहे हैं now it will be possible, ये possible हो पाएगा for human beings, हम इंसानों के लिए, मानव जाति के लिए इम्पॉसिबल हो पाएगा to acquire। acquire मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करना। to acquire powers, ऐसी शक्ति हमको मिल जाएगी to manipulate। manipulate तो हम करते ही हैं वैसे भी, पर मैनिपुलेट का मतलब क्या है, किसी चीज़ के अंदर हेर फेर, फेर बदल और बदलाव लाने की पावर। और मैनिपुलेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। हम मैटर तो आपको जो साइंस के स्टूडेंट को ज़्यादा पता होगा कि मैटर कितने टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। फिर बोस-आइंस्टीन फोर्थ भी अभी आ गया। तो ये जो मैटर है उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर हम फेर बदल कर पाएंगे। समझ में आ गई बात, बहुत बड़ी बात कह रही है। Acquire power to manipulate the properties of matter. AutoFab is now creating opportunities for manufacturers to satisfy the unique need of customers. AutoFab क्या कर रहा है? AutoFab is now creating opportunities. वो नई नई दिशाओं के अंदर नई नई संभावनाएं खोज रहा है। Now creating opportunities for manufacturers, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो चीज़ों को बनाते हैं। मान लो नैनो कार जो बनाते हैं, टाटा के जो है, फोर्ड के जो मालिक हैं, जो सैमसंग का मोबाइल बनाते हैं, जो एप्पल का फ़ोन बनाते हैं, तो वो उनके लिए नई नई चीज़ें और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। मैन्युफैक्चरर टू सेटिस्फाई द यूनिक नीड्स ऑफ कस्टमर। किसी कस्टमर को कोई यूनिक चीज़ की ज़रूरत है, कोई कस्टमर चाहता है कि मेरा ये प्रोडक्ट है वो मुझे अलग से ही स्पेसिफिक दिखाई दे, मुझे मेरा प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, मेरे को अच्छा, और सबको अच्छा ही चाहिए, पर मेरा प्रोडक्ट इस क्वालिटी, इस लेवल का होना चाहिए। तो वो यूनिक इच्छाओं को पूरा करेगा। जैसे कई लोग नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं, मैं नेटफ्लिक्स यूज़ करता हूँ, तो मैं जो भी मूवीज़ देखता हूँ तो वो पहले पूछता है कि आप किस टाइप की मूवी देखना चाहते हो। तो मैं सोचता हूँ मैं क्राइम, थोड़ा ज़्यादा थ्रिलर पसंद करूँगा, तो वो मेरे हिसाब से डिज़ाइन करके मुझे सजेशन भी वही देता है कि आप तो सर ये देखिए, आपने नार्कोस देख लिया है तो आप एल चापो देखिए, अब तो वो आगे मनी हाइस्ट देखिए, तो वो सजेशन भी इस तरीके से, तो ऑटोमेटेड जनरेशन हो जाता है वो चीज़ का। तो मेरी यूनिक नीड को पहचानता है, यूनिक नीड्स ऑफ कस्टमर्स, इनवाइटिंग द कस्टमर इनटू द डिज़ाइन। फिर और कस्टमर को डिज़ाइन के लिए हम इनवाइट करें, पहले डिज़ाइन, डेवलपमेंट, और उसको डेवलप कैसे करना है वो कस्टमर को भी इसमें साथ में अगर वो रहेगा तो इंटरेक्टिव हो जाएगा, उसको पता चलेगा। डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस, और उसका प्रोडक्शन भी कैसे करना है इस बारे में भी वो साथ में जो कस्टमर है वो रहे। विल लीड
टू अनएक्सपेक्टेड न्यू प्रोडक्ट्स। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जिनकी हमें उम्मीद ही नहीं है, अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा ही नहीं, क्योंकि सबकी कहते हैं ना 5 उंगली बराबर नहीं होती है और सबकी सोच अलग होती है, सबके विचार अलग होते हैं। तो अगर वो इतने सारे दिमाग लगेंगे और कोई एक ऐसी चीज़ निकल के आ पाएगी जिसको आप सोच भी नहीं सकते, तो वो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड न्यू प्रोडक्ट आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। इन ऑटोफैब द कस्टमर इज को कंस्ट्रक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। ऑटोफैब के अंदर जो इसे अंडरलाइन कीजिएगा, द कस्टमर इज अ को कंस्ट्रक्टर। कस्टमर जो है वो ही को कंस्ट्रक्टर, कस्टमर भी है और बना भी हो रहा है, खुद भी खरीद रहा है और बना भी उसमें साथ में सपोर्ट दे रहा है। नाउ प्रोडक्ट लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब कि अगर बाय चांस उस प्रोडक्ट का फेलियर हो जाता है, वो नुकसान में जाती है। अदर रिस्क्स, और भी बहुत सारे रिस्क होते हैं। आपने सुना होगा सैमसंग के कई फ़ोन पहले ब्लास्ट हो जाते थे, आज की तारीख में पावर बैंक को देखो आप, ब्लास्ट हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिसके अदर रिस्क होते हैं, तो वो कंपनियां उसको वापस खींच लेती है। फोर्ड की बहुत सारी गाड़ियाँ थी, तो उसमें से फ्यूल इमिशंस बहुत ज़्यादा होता था, यानी कि पोल्यूशन बहुत फैल रहा था, तो बहुत जगह बहुत कंपनी ने उसे बैन कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें रिस्क फैक्टर्स होते हैं हर चीज़ में। एंड पेटेंट राइट्स, पेटेंट राइट का मतलब क्या है, जिसमें हमको पेटेंट मिलता है। पेटेंट मतलब उसका होल कॉपीराइट, ये मैंने बनाया है, तो ये हमारा प्रोडक्ट है, तो उससे कोई वो उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसकी कोई चोरी नहीं कर सकता। तो पेटेंट राइट्स मे बी शेयर्ड विद द कस्टमर, वो कस्टमर के साथ ही शेयर किए जा सकते हैं। तो पेटेंट भी उसका है, क्योंकि वो को कंस्ट्रक्टर है, उसने वो चीज़ बनाई है, तो उससे फ़ायदा भी उठा सकता है वो चीज़। वो और भी किसी और को वही सेम अगर डिज़ाइन पसंद आया तो उसे बेच भी सकता है, और उससे मिलने वाली रॉयल्टी उसको फ़ायदा पहुँचाएगी। राइट्स मे बी शेयर्ड विद द कस्टमर्स। ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन विल हैव अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, और ऑटोमेटेड जो फैब्रिकेशन है उससे सोसाइटी के ऊपर एक बहुत ही ड्रामेटिक इम्पैक्ट आएगा। ड्रामेटिक इम्पैक्ट का मतलब कि हमारी सोसाइटी पूरी ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगी, हमारे सोचने और विचार का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, और हम खुद को कंस्ट्रक्टर जब बन जाते हैं तब हम अपनी चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर रूप में समझ पाते हैं। सही है। तो ये हमारी जो तारीख़ है उसके हम गवाह खुद बनेंगे और हम खुद का इतिहास खुद बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब पहला जो पॉइंट है वो है बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी। जो क्वालिटी है वो बेटर होगी। द ऑटोमेटेड मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन, अब ऑटोमेटेड मेथड से हम उसके अंदर बाहर देख पाएंगे। अगर आप कोई इंजन का वॉल्व बना रहे हैं तो इंजन का वॉल्व बनाने में भी आप उसको अंदर बाहर, बिकॉज 3D टेक्नोलॉजी इज़ देयर, तो आप उसको अंदर बाहर से देख पाओगे और बेहतर समझ पाओगे कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। तो इंस्पेक्शन बहुत ईजी हो जाएगा। इंस्पेक्शन एंड असेंबली विल इम्प्रूव द क्वालिटी, तो उससे क्या होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, एक प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ड्यूरेबिलिटी मतलब सहनशीलता बढ़ जाएगी उस प्रोडक्ट की, वो सर्दी गर्मी मॉइस्चर कितना झेल सकता है। तो ड्यूरेबिलिटी के बारे में भी आपको ज़्यादा अनुभव होगा अगर आप उसको ज़्यादा समझ पाओ तो। वन इफेक्ट इज दैट कार्स, टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा विल लास्ट मच लॉन्गर देन। अब सबसे बड़ा इफेक्ट, पहला इफेक्ट तो उसने बता रहा है कि दैट कार्स, जो कारें हैं वो बेहतर लंबे समय तक, अमेरिका में वैसे भी रूल है कि आप एक कार को 10 साल या 9 साल या 8 साल उनकी लिमिट होती है, तो उस तक ही चला सकते हो, उसके बाद उसको अलाउड नहीं। वो कार आप छोड़ दो तो वो जंक यार्ड में चली जाती है, और फिर कोई उसे जंक करके, आपने देखा होगा उसको पूरा ट्रैम्पल कर देते हैं और उसको बॉक्स में यूज़ करके कोई भी रीयूज़ में डाल देते हैं। रेफ्रिजरेटर है वो भी एक लिमिट तक ही चलता है, टेलीविज़न भी एक लिमिट होती है, तो वो उनकी लिमिट्स को हम बढ़ा देंगे। अगर क्वालिटी बढ़ेगी तो बट ऑब्वियस उनकी लिमिट बढ़ेगी, लिमिट बढ़ेगी तो वो और ज़्यादा दिन चलेंगे, ज़्यादा दिन चलेंगे तो हमारे को ही फ़ायदा है, नया प्रोडक्ट नहीं लेना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा विल लास्ट मच लॉन्गर देन अर्लियर मॉडल्स, पुराने मॉडल के मुकाबले वो ज़्यादा काम करें। देयरफॉर देयर विल बी डिक्लाइन इन नीड फॉर रिप्लेसमेंट, इसीलिए क्या होगा, डिक्लाइन आ जाएगा रिप्लेसमेंट में। कई बार कोई चीज़ ख़राब होती है तो हम रिप्लेस करने डाल देते हैं, ये से रिप्लेस करना है हमें, ये ख़राब हो जाएगा, ये वो, तो वो सब जो चीज़ें हैं तो वो डिक्लाइन यानी कि कमतरी हो जाएगी फॉर इन द नीड फॉर रिप्लेसमेंट, वो चीज़ रिप्लेस नहीं, रिप्लेस करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मोर रिसाइकलिंग, ज़्यादा रिसाइकिल कर पाएंगे। इंस्टेड ऑफ बाइंग द लेटेस्ट मॉडल ऑफ कार और थ्रोइंग अवे एन ओल्ड टोस्टर, हम किसी चीज़ को लेटेस्ट मॉडल ऑफ कार को ख़रीदने की बजाय और थ्रोइंग अवे एन ओल्ड टोस्टर, हम एक टोस्टर, जो टोस्टर घर में टोस्ट बनाता है उसको बाहर फेंक देना, वो तो रिप्लेस कराने कहाँ जाएंगे, तो हम फेंक ही देते उसको, नया मतलब छोड़ो पड़ा रहेगा, भंगार में डाल दे देते। द कस्टमर्स विल रिटर्न देयर ओल्ड मॉडल, उसकी बजाय इसका ऑटोफैब की वजह से क्या होगा, द कस्टमर्स विल रिटर्न देयर ओल्ड मॉडल्स, कस्टमर अपने पुराने मॉडल है वो रिटर्न करेंगे।
एंड गेट बैक न्यू मॉडल्स, और उन्हें नए मॉडल्स मिलेंगे। गेट बैक न्यू मॉडल्स फैब्रिकेटेड फ्रॉम द ओल्ड स्टफ, पुरानी चीज़ों से ही वापस वो नई चीज़ उन्हें प्राप्त हो जाएगी फ्रॉम ओल्ड स्टफ। देयर विल बी रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल्स इन न्यू वेज, और फिर देयर विल बी रिसाइकलिंग ऑफ मटीरियल्स इन न्यू वेज, नए तरीकों से रिसाइकल आपके सामने प्रस्तुत होगी। दिस विल बी अ ग्रेट कॉम्पेंसेशन टू इन्वायरमेंट, और ये हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके लिए बहुत बड़ा कॉम्पेंसेशन होगा। कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या है कि हमें इस इन्वायरमेंट को हम कुछ दे पाएंगे उसके रिटर्न में। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, दूसरा है द रिटर्न ऑफ विलेज क्राफ्ट वर्कर। सबसे बड़ी चीज़, जो गरीब लोग हैं, जो विलेज क्राफ्ट वर्कर है, जो भूली बिसरी बात हो गई है। पाटन का पटोला आपने सुना होगा, तो सोलंकी राजा भीमदेव द वन, उन्होंने, सोलंकी राजा नरेश ने पाटन के लोगों को कुछ 600 या 700 परिवारों को बसाया। तो आज भी उस बात को कितने सालों बीत गए, तो आज भी पाटन पटोले के लिए फेमस है, और वो बिकॉज वो लोकल क्राफ्ट वर्कर्स थे। तो उनको रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है, किसी ने उनका सपोर्ट किया था, तो यहाँ पे उनको रिवाइव करना हमें ज़रूरी है। और उनका जो सदियों से सीखी गई जो परंपरा है वो उसका हम यूसेज कर पाएंगे, उसको हम समझ पाएंगे। इफ़ मास प्रोडक्शन लूजेज इट्स इकोनॉमिक एडवांटेज। अब बहुत सारी चीज़ें, मास प्रोडक्शन, बहुत भारी मात्रा में अगर प्रोडक्शन होता है तो इकोनॉमिक एडवांटेज अगर आप खो जाते हैं कि भाई इतना पैसा प्रॉफिट नहीं कमा रहे, तो ह्यूज सेंट्रलाइज फैक्ट्री वुड डिसअपीयर। तो ह्यूज सेंट्रलाइज मतलब आप मान लो कि कोई कार है, किसी का प्लांट है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कहाँ पे, वो सेंट्रलाइज जगह पे, यानी कि अहमदाबाद में ही होगा, पूरे गुजरात में, या फिर मुंबई, या फिर बेंगलोर, या बड़ी सिटीज़ में ही सेंट्रलाइज लेवल पे हो जाएगा। तो उसको हमको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। तो जो छोटी छोटी जगहों पे भी आप लगाओगे और वो मशीन्स वगैरह, ऑटोफैब टेक्नोलॉजी, तो लोग अपने हिसाब से खुद उस चीज़ को बना पाएंगे, और उसको एक कोई विशेष तौर पे कोई एक की मोनोपोली नहीं होगी कि भाई आपको वहाँ अहमदाबाद जाके काम करना ही पड़ेगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। दे विल बी रिप्लेस्ड बाय स्मॉलर एंड कम्युनिटी बेस्ड फैसिलिटीज़। तो उसकी बजाय क्या होगा, अलग अलग, जो वो भावनगर में भी आ सकता है, वो गारियाधार में भी आ सकता है, वो महुआ में भी आ सकता है, ये आसपास की जितनी जगहों पे, वहाँ पे छोटी छोटी जगहों पे भी वो छोटे छोटे लेवल पे, स्मॉल बेस लेवल पे भी वो काम कर सकते हैं। देयर विल बी अ कंटिन्यूस डिक्लाइन इन अमाउंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एफर्ट्स कम होते जाएंगे और टेक्नोलॉजी ज़्यादा उसको ओवरकम कर लेगी। इन ह्यूमन एफर्ट्स नीडेड टू प्रोड्यूस मटीरियल गुड। तो जो हम किसी गुड्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल जितना बनाते हैं, तो वो रॉ मटेरियल बनाने की जगह हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि मशीन ऑटोफैब टेक्नोलॉजी से हम और ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो ह्यूमन एफर्ट उसमें कम लगेगा, किसी चीज़ को बनाने के लिए जितना एफर्ट लगता है वो बहुत ही मिनिमल हो जाएगा। ठीक है। देन द कस्टमर्स मे बी सर्व बेटर बाय अ लोकल ओनर एंड ऑपरेटर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग शॉप। तो कस्टमर क्या है, ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्व कर पाएगा, कस्टमर अच्छे तरीके से सर्व हो पाएंगे, उनकी बेहतर सेवा हो जाएगी बाय अ लोकल ओनर, जो क्योंकि ओनर लोकल है उसने खुद ने बनाई वो चीज़, तो उसकी ज़्यादा गारंटी ले पाएगा, उस चीज़ को ज़्यादा समझता है वो। तो कस्टमर भी उस बात को ज़्यादा पहचानेगा और वैल्यू करेगा, क्योंकि वो पर्सनली उसे जानता है। एंड ऑपरेटर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग शॉप, वो जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उस शॉप वाले को पर्सनली तौर पे पहचानता है। दस द फैक्ट्रीज विल बिकम डिसेंट्रलाइज। इसलिए फैक्ट्री क्या बनेंगी, डिसेंट्रलाइज हो जाएंगी, यानी एक स्पेसिफिक जगह पे फैक्ट्री पे काम करने के लिए बहुत सारे लोगों को नहीं जाना पड़ेगा, फैक्ट्री आपकी पहुंच तक पहुंच जाएंगी, आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड द नेचुरली टैलेंटेड विलेज क्राफ्ट वर्कर्स विल बी बैक विद अ बैंग। और जो नेचुरली टैलेंटेड विलेज क्राफ्ट के वर्कर है वो बैक विद अ बैंग, मैंने क्यों यूज़ किया वर्ड बैंग, मतलब वो फिर से लौट आएंगे और आपका सब कुछ बेहतर तौर पे और बहुत अच्छे तरीके से उसे वो आपके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही अच्छा और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है, तो हम इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे। अब देखो फोर्थ जो न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट्स वो बाकी बचा है, और उसके बाद रीड 2 भी हम शुरू कर पाएंगे, बहुत ही कम बचा है पर इसको जो सेकेंड रीड 2 है उसके अंदर हो पाएगा, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ तक कि आज के लिए हम इतना ही समझ करते हैं ताकि आप इसको और अच्छे तरीके से बेसिक लेवल पे और बहुत सुंदर तरीके से समझ पाओ। ये टेक्नोलॉजी का एक ऐसा पर्सपेक्टिव बता रहा है कि जिसमें हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे, टेक्नोलॉजी हमारे कितने काम आती है और टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को कितना आसान बनाती है, वो सारी बातें इसके अंदर है। जो भी टेक्नोक्रेट्स हैं जो आईआईटी से रिलेटेड हैं, जो आईटी में जाना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है, और जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए भी यूज़फुल है।
तो ये इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ना। हालांकि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ये चीज़ आना थोड़ा साइंटिफिक चैप्टर थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट और ऑड लगता है, इट्स ऑड बॉल थिंग फॉर मी, बट स्टिल एवरी काइंड ऑफ नॉलेज इज़ अ गुड नॉलेज, ऐसा मैं मानता हूँ। किसी भी टाइप का नॉलेज आपके लिए बहुत अच्छा नॉलेज है, आप उसको सीखें, समझें। टेक्नोलॉजी को जितना आप समझेंगे, टेक्नोलॉजी आपको उतना ही काम आएगी। टेक्नोलॉजी से जितना भागेंगे उतना ही आपको नुकसान है। तो टेक्नोलॉजी टेक्नोक्रेट बनिए, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा पहचानिए, टेक्नोलॉजी को समझिए। और ये चैप्टर है, इसे मैं यहाँ पे आज कंक्लूड करता हूँ। फिर हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं इसे पूरा कंप्लीट भी करूँगा और रीड 2 को भी शुरू कर दूँगा। आज के लिए इतना ही। गुड डे।